जैसे जैसे चुनाव जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर बज रहे हैं ढोल नगाड़े तो कहीं पर बीन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 14। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज हम क्या खास बातों पर चर्चा करेंगे जो आज के चुनावी माहौल की रही, उस पर पहले बात कर लेते हैं। आज राहुल गांधी की बात करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में पहली रैली कहां करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला ने किस तरह पीडीपी को आड़े हाथों लिया, ये भी बात करेंगे। और कांग्रेस की लिस्ट जो आई है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, नाम अभी सूचियों में दिख नहीं रहे। और रविंदर रैना पहुंचे अपने गृह इलाके नौशहरा में, बड़ी रैली निकाली, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे राहुल गांधी की। राहुल गांधी उन बड़े नेताओं में हैं जो जम्मू कश्मीर में पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। राहुल गांधी 4 सितंबर को अपनी पहली चुनावी रैली खनाबल में करेंगे, जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और साउथ कश्मीर में है। पहले चुनाव भी साउथ कश्मीर में 18 सितंबर को होंगे। और राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव अनाउंस होने के बाद सबसे पहला दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, वैसे ही वो पहली चुनावी सभा भी कश्मीर से ही करने जा रहे हैं। मगर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उतनी सीटों पर कश्मीर में लड़ नहीं रही जितने ज्यादा जोर कांग्रेस के बड़े नेता कश्मीर में लगाना चाहते हैं। तो पवन जी, राहुल गांधी जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए, पहले दौरा भी कश्मीर। चलिए, वो तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करनी थी, बहाना था कि अलायंस बनानी थी। अब चुनावी सभा भी पहली कश्मीर में, खानाबल में परसों आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कश्मीर में जो बहुत पुराना एक वोट बैंक होता था कांग्रेस का, उसको वापस कांग्रेस एक्टिव कर रहा है, या उनको ये उम्मीद है कि कश्मीर में वो इस बार 3, 4, 5 सीटें को जीतेंगे? हालांकि 7, 8 सीटों पे ही लड़ रहे हैं अभी। देखिए, रैली पहली कश्मीर में है। कश्मीर का प्रेम बहुत बहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बाजवान सबको प्यारा लगता है जो खाते हैं। जो नहीं खाते हो उनका क्या है। तो राहुल उन्हें मौसम अच्छा लगता है। मौसम भी कईयों को अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिकता कश्मीर को ही मिलती है। जम्मू डिवीज़न में सेकंड नंबर पे लाते हैं, कोई भी हो, सबकी चॉइस कश्मीर है। और ये रैली जो कश्मीर में है, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना एजेंडा पूरा फिक्स किया था चुनाव को लेकर, वो अब बैकफुट पर दिख रही है। चाहे उम्मीदवारों का चयन हो, जहाँ उम्मीदवारों को टिकटें देने में देरी हो, या फिर टिकटों के बंटवारे को लेकर कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। आप 32 पे आप लड़ रहे हो। कश्मीर में आपकी पहले कितनी सीटें थी, जम्मू डिवीज़न में आपने कितनी सीटें जीती थी, कम से कम उस आंकड़े तक पहुंच जाते। लेकिन आप लड़ ही 32 पे रहे हो, तो फिर आप 10, 12 या 13, 14 के बीच पहुंचोगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप उस स्थिति में होंगे कि आपका जो गठबंधन है वो आपको साथ लेकर। तो फिर भी जोर कश्मीर से पहले, जोर कश्मीर से है पहले। तो जाहिर सी बात है, कश्मीर का प्रेम सबको है, जम्मू खडोखड है। चुनाव कैंपेन शुरू हो गई है और चुनाव कैंपेन में खास चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो होता है एक दूसरे पर कटाक्ष। जो दोस्त होते हैं वो भी चुनाव कैंपेन में दुश्मन बन जाते हैं। और उस समय यही जोर होता है कि ज़्यादा कटाक्ष कौन करता है, ज़्यादा बड़े बयान कौन देता है, उसका असर फिर वोटर्स पे कैसा होता है। तो उमर अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान दे रहे थे पीडीपी के विरोध में, और आज उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया जिसमें बीजेपी और पीडीपी दोनों को लपेट लिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो राम माधव की कश्मीर में वापसी हुई है, इसका कारण है पीडीपी और बीजेपी का वापस अलायंस हो सकता है, और उसके ऊपर राम माधव काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उमर अब्दुल्ला का ये बयान ये बताने की कोशिश तो नहीं है कि पीडीपी के वापस उसके साथ बीजेपी के साथ जोड़ने का मतलब ये है कि कहीं इस पर खुद का अलायंस का कोई मूड तो नहीं है पोस्ट पोल? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ आपको साफ कर देता हूं, ये दर्शकों को भी पता है कि पीडीपी इस बार उस स्थिति में नहीं है कि वो कश्मीर या जम्मू संभाग से वो लेवल की सीटें जीत के लाएगी जो एक बार लाई थी और भाजपा के साथ गठबंधन हुआ था। अब वो स्थिति नहीं है मैडम। आपने चुनाव नहीं लड़ा है, आपने पहले ही सरेंडर किया था। लोकसभा का चुनाव आप हार गए हैं, लेकिन अब उस स्थिति में आप नहीं हो कि आप गठबंधन कर पाओ। हाँ, उमर अब्दुल्ला का जो हिंट है वो इसलिए है कि कश्मीर में अब 2 दिन रह गए हैं फेस के चुनावों के नामांकन जो भरने हैं, और चुनावों में ये मुद्दा है
कि बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। इसका क्या लगता है आपको कि नुकसान किसको होगा? नुकसान पीडीपी को इसका और नुकसान हो सकता है? वो करवाने की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके कश्मीर से में ये बता दिया जाए कि पीडीपी अभी भी बीजेपी के साथ है। हो सकता है बाद में खुद बीजेपी के साथ चले जाएं। वही कह रहा हूं कि बयान तो बड़ा है कि बीजेपी और राम माधव का जहां पे लाना और पीडीपी, और जाहिर सी बात है कि राम माधव को अगर आप लाए हो तो अगर कोई विपक्षी आपके ऊपर उंगली कर रहा है, तो जब ये गठबंधन हुआ था तो तब भी राम माधव जम्मू कश्मीर में थे, उस समय बड़ी भूमिका निभाई थी। हाँ, उन्होंने तो वो इंडिकेशन उनको लगती है कि शायद पीडीपी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीडीपी के साथ जो गठबंधन इस समय करना है, जो भाजपा जो करेगी, पर पीडीपी उस स्थिति में मुझे नहीं दिखती। मगर अगर बीजेपी अच्छी खासी सीटें जम्मू से जीत जाती है और कश्मीर के कुछ लोगों की जरूरत होती है, तो फिर छोटी पार्टियों में अगर तब पीडीपी 5-6 सीटें भी लेकर आ जाए तो हो सकता है कि बाहर से समर्थन देके सरकार बना सकती है। देखो, ये गलती कभी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, एक बार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार उस तैयारी में है कि हम उस आंकड़े को टच कर पाएं और हमें जरूरत पड़े सिर्फ उस पार्टी की जिसके साथ मजबूती से सरकार बने, ताकि जो आगे पीछे वाले छोटे छोटे हैं वो परेशान ना कर सके। चलिए, ये तो जब चुनाव होंगे, ये चुनाव के चीजों रिजल्ट के बाद आएंगे। का। मगर मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का बयान आपने बिल्कुल सही कहा। इन दिनों ऐसे बयान का मतलब यही है कि दूसरी पार्टी जो ऑपोजिशन है उस पर कटाक्ष किया जाए और वोट के सेंटीमेंट को घुमाया जाए। बस वही है। आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की आज की सूची पर। हालांकि हमने इससे पहले आज दिन में इस पर खबर की थी, शाम को जब ये सूची आई। कांग्रेस आखिर क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा। इतनी ज्यादा सेकंड फेज और थर्ड फेज के अभी उनके सभी जो है सीटों पर उनकी, खासतौर पे अगर जम्मू से आप जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट्स की तो उन्होंने अभी तक सूची नहीं जारी की है। और जो आज की, जिसमें पुंछ, राजौरी और एक सीट रियासी की थी, एक कटरा की, उसमें भी नए चेहरे, कोई पुराना दिग्गज नहीं, सिवाय शाहनवाज चौधरी के और तारिक हमीद का। तो चलिए श्रीनगर से लड़ रहे हैं, या फिर शबीर खान के। ये कांग्रेस किस तरह इतनी स्लो क्यों हो रही है, बैकफुट पे क्यों जा रही है? देखिए, मैंने पहले भी जब हमने प्रोग्राम किया तब भी कहा था कि कांग्रेस उस दमखम से आई ही नहीं कि हमने जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। उनका जब यही मता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बने हम उसमें शामिल हों और बीजेपी को बाहर करें। बीजेपी को बाहर करें, हम उसमें शामिल हों, चाहे हमारे 10 लोग। मगर बीजेपी को बाहर करने के लिए पवन जी कांग्रेस को जीतना होगा, क्योंकि जम्मू में जीतना कहां से होगा? 32 पे आप लड़ रहे हो, उसके बीच आप इस तरह का टिकटों में उम्मीदवार खड़े करोगे तो कहां पहुंचोगे आप उस आंकड़े पर? आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि बाहू में रमन बल्ला को लड़वाना है या गांधीनगर साउथ में रमन बल्ला को लड़वाना है। मतलब आप अपना जिसको जर्नल कह के गए थे, हाँ, राहुल गांधी की, ये हमारे जनरल है, नहीं जर्नल है, तो जर्नल का फाइनल ही नहीं है। और जनरल बयान दे रहे हैं, हो सकता है मैं दोनों पे लड़ूं। मतलब कोई किसी को पता ही नहीं है। आप बीजेपुर में डिसाइड नहीं कर पाए कि एनसी को देनी है या खुद लड़नी है, किसको लड़वाना है। मड़ के अंदर आप साइलेंट मोड में हैं, अखनूर और शंभ के अंदर साइलेंट मोड में है। आपके पास टाइम कितना बचा है? आपके पास जम्मू वेस्ट में कैंडिडेट कोई नहीं है। कांग्रेस के बाद पवन जी एक और खबर है जिसपे आज मुझे दिन में हंसी भी आ रही थी कि सियासत ऐसी चीज है इसकी, इसमें कुछ भी होता है। बीजेपी और कांग्रेस का लगभग जम्मू में हालात एक जैसे हैं। कुछ सीटों पर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि कैंडिडेट कौन होगा। और ऐसे में हो क्या रहा है, जिन जिन का पैनल में नाम है उनमें से कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कुछ लोग बैठ के शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग खुद ही फोन करके कह रहे हैं कि हमारी सीट पक्की हो गई। मगर दोनों पार्टीज ने ही जो है अभी तक चुप्पी साधी हुई है। पार्टी के बड़े नेता अभी तक किसी का नाम नहीं ले रहे। तो ये क्या हो क्या रहा है? बैठ के भी चल, एक कैंडिडेट बैठ के कर रहा है, दूसरा ढोल बजा रहा है, तीसरा लोगों को बोल रहा है मैं कैंडिडेट हूं। तो क्या हो रहा है ये? देखिए, ये जो ढोल बजाने वाला काम है ना, ये एक इंडिकेशन है बीजेपी को कि आपने इन चुनावों में 3 बड़े जाट चेहरों को नजरअंदाज किया है। चौधरी सुखनंदन, चौधरी श्यामलाल और बिक्रम रंधावा। और बिक्रम रंधावा का बाबे वाली माता के मंदिर जाना, वहां पर ढोल बजाना, ये इशारा उन्होंने कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब मैंने अपने ढोल बजा दिए हैं, मैंने अपने ढोल बजा दिए, आपने जिसको कैंडिडेट लाना है आप लाइए, मैंने अपना फॉर्म भरना है, आपने मुझे अगर टिकट नहीं दी है तो अब मुझे इलेक्शन लड़नी है। देखिए, आप बिक्रम रंधावा को हल्के में नहीं ले सकते हो। मगर उनको पिछली बार पार्टी ने एमएलसी बनाया था। एमएलसी बनाया था, वो बात अलग है। देखो, बिक्रम रंधावा ने यहाँ पे, अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि सबसे ज़्यादा लाठियाँ इस एज के भीतर प्रोटेस्ट में जहाँ कहीं पर जाके रास्ता रोकने में अगर किसी ने खाई है तो उसमें बिक्रम रंधावा का नंबर पहला होगा।
हर जगह पे वो पहुंचते हैं। और दूसरा ना एक पहचान होती है व्यक्ति की। आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हों, जो विक्रम रंधावा है उसकी गांधीनगर में भी पकड़ है साउथ में, और उसकी बाहू में भी पकड़ है। तो आप अगर उसको नज़रअंदाज करते हो तो फिर खमियाजा तो भुगतना है आपका कैंडिडेट जो भी होगा। और यही स्थिति कांग्रेस के साथ होने वाली है। आप तरनजीत सिंह टोनी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टोनी ने अगर कांग्रेस ज्वाइन की है तो वो इसी भरोसे ज्वाइन की है कि वो आरएसपुरा सीट पे इलेक्शन लड़ेगा, और आप वहां पर अगर उसको इग्नोर करते हो तो वो भी इसी तरह से ढोल बजाएगा। एक बहुत मशहूर गाना है, गड्डी जावे पुंछर जोरी मैते तक्का चोरी चोरी नारो बावला। तो फाइनली कोशिश तो ये हो रही थी कि गड्डी रजौरी से जम्मू ही रहे और बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना जम्मू में ही चुनाव लड़े, मगर पार्टी ने उन्हें उस गाड़ी में पुंछ रजौरी वाली में वापस बिठा के नौशहरा भेजा और आज नौशहरा में उनका भव्य स्वागत हुआ, जिससे तकरीबन साफ हो गया चुनाव अब नौशहरा से ही लड़ रहे हैं। तो नौशहरा में मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सबसे कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी तैयार बैठे हैं, 2 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र चौधरी 2 महीने से तो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी विधानसभा में पिछले 1-1.5 साल से इसी चक्कर में बैठे हैं कि उन्हें पता है कि लास्ट में हो सकता है रविंदर रैना ही आए, सही टक्कर हो। तो वो अपनी तैयारी में पूरे हैं। हाँ, रविंदर रैना वहाँ पहुँचे हैं, जम्मू कश्मीर पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका दांव पे लगी है भाई, छवि है, साख दांव पे और साख उनकी दांव पर नहीं, पार्टी की भी दांव, पार्टी की दांव पर है, पार्टी का बड़ा चेहरा। और 2 दिन रह गए हैं फॉर्म भरने में, तो 2 दिन में अब जाके प्रचार शुरू करना है। आज रैली की, आज स्वागत हुआ है, आज तो स्वागत हुआ है, आज स्वागत हुआ, समझो वो रैली ही है, रैली हो गई, लेकिन आपके पास और लोगों ने नारे लगा दे कि हमारा शेर, ये वो बहुत बड़ी चीज है, मगर अब उसका असर वोटों में कितना दिखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बार वहां पर ना समीकरण थोड़े बदले से हैं। आपका सुंदरबनी कट हो गया है, सुंदरबनी कालाकोट से है, सुंदरबनी रविंदर रैना का गढ़ होता था, अब वो आधे से ज्यादा उस तरफ, क्योंकि वहां पर काफी जो पुंछ से आए हुए जो विस्थापित थे उनका गढ़ था, और आपके नौशहरा के साथ वो इलाका जुड़ गया है जिस इलाके में सुरेंद्र चौधरी की पहले ही पैठ थी। टक्कर मुकाबले की होगी, कांटे की टक्कर। हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, सुरेंद्र चौधरी भी हार सकता है जैसे पहले हारा है, रविंदर रैना भी जीत सकता है। टक्कर जो है अब मुकाबले की, अगर जम्मू संभाग के भीतर कहीं पर कोई टक्कर है नौशहरा में तो नौशहरा में दिखेगी। तो नौशहरा में सबसे कड़ी टक्कर होगी, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होगा, साख रविंदर रैना की भी दाव पर है और पार्टी की भी दाव पर है। मगर एक बात है कि मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट होगी और 1-to-1 फाइट होगी। तो चुनावी चालीसा में आज इतना ही, कल शायद कांग्रेस और बीजेपी की सूचियां जारी हो जाएं, बहुत अहम रहेगा कल का दिन। हम आपको दिन में भी बताते रहेंगे और शाम को चुनावी चालीसा में पूरा निर्णायक जो फैसला रहेगा पार्टियों को वो दिखाएंगे। तब तक के लिए आपका प्यार चुनावी चालीसा को ऐसे ही मिलता रहे। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसने भी दिन भर में चुनावों के संदर्भ में कुछ मिस किया है वो चुनावी चालीसा देखकर ये जान पाएगा कि आज चुनावों को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और कल दोबारा मिलेंगे चुनावी चालीसा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।